तो अब इतना इम्प्रेसिव प्रोफाइल है आपका, और आपने बताया कि लास्ट आपका जो पैकेज था 20 लाख का था, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया? खुद के जो ब्लॉग्स हैं उनकी एफिलिएट इनकम का अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ब्लैक फ्राइडे पे वी अर्न मोर देन 3 लाख रुपीस केवल एक हफ्ते में अफिलिएट इनकम से, प्योर एफिलिएट इनकम से। अफिलिएट इनकम से 3 लाख रुपए आपने एक हफ्ते में कमाए। ओके, तो कंटेंट राइटिंग में आप कितना चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स को? आज की डेट में सर जो मैं कंटेंट लिखता हूं मैं 3 रुपए से कम नहीं देता। 3 रुपए पर वर्ड? यस सर। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले ये नौकरी कर रहे थे और आज जब ये बिजनेस में आ गए हैं तो आप खुद कमाई जो कर रहे हैं वो अलग चीज है, पर 19 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हमारे साथ विशेष है जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा करने का फैसला लिया, और जब भी इनके पास परेशानियां आई इन्होंने इसका डट कर सामना किया। जब भी किस्मत ने इनका एक दरवाजा बंद किया, इन्होंने अपने हौसले और जज्बे से दूसरा दरवाजा खोल लिया। लाइफ में परेशानी हर किसी को आती है, पर अगर आप उस परेशानी से घबराएं नहीं और उसे लड़कर जीतें तो लाइफ में कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है। और आज मैं आपको उसी विशेष से मिलवाने जा रहा हूं। तो विशेष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। Thank you so much, sir, Mr. Pawan. In fact, I'm a big fan of your channel, so thanks for inviting me. Okay, विशेष जी, अब एक छोटा सा इंट्रो आपके बारे में। Yeah, sure. तो सर, it's been around 15 years of experience. मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस रहा वो सिटी बैंक, HDFC, वोडाफोन जैसे ब्रांड्स के साथ में रहा। और पिछले 2-3 सालों में जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि 2018 में मैंने अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के, जो मेरा लास्ट पैकेज था अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख का पैकेज, वो छोड़ के अपनी HR कंसल्टिंग फुल टाइम स्केल अप करी। और उसी के साथ में 2020 में जब कोरोना का शटडाउन आया, लॉकडाउन के टाइम पे, तो हम लोगों ने फिर अपना डिजिटल ब्रांड स्टार्ट किया, अपनी ब्लॉगिंग बिजनेस को और स्केल अप किया। सो आज की डेट में HR मैनपावर डिजिटल विशेष, जो कि एक कंटेंट राइटिंग बिजनेस है, और साथ में एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। ओके, तो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोफाइल है विशेष जी का। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो विशेष जी, जैसे आपने बोला कि आप ब्लॉगिंग, क्योंकि हमारा चैनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आपने ब्लॉगिंग के बारे में बताया। तो जब आपने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी तो आपने ब्लॉगर से करा था या फिर वर्डप्रेस से स्टार्ट किया था? नहीं सर, मेरा जो पहला ब्लॉग था वो मैंने सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए क्रिएट किया था, बिकॉज अलॉन्ग साइड माई जॉब मेरे को पता चला कि पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए ब्लॉग्स एक बहुत अच्छा मीडियम है। सो मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था वो वर्डप्रेस पे था, बिकॉज उसमें काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप अपने हाथ में कंट्रोल करके उसको स्केल अप कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप फ्री में भी कर सकते हैं। और अगर आप होस्टिंग वर्डप्रेस में जाना चाहते हैं और होस्टिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। होस्टिंगर के जो प्लान्स हैं बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही चीप हैं, और हर एक नए ब्लॉगर को ये बेनिफिट देते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे बंदे आ चुके हैं जिन्होंने होस्टिंगर से शुरुआत करी और उन्होंने कभी मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं करी है। और होस्टिंगर के जो प्रीमियम प्लान्स है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिसपे काफी ज्यादा डिस्काउंट इस समय चल रहा है। और अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक यूज करके और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गुडीज जरूर मिलेंगी। तो अब विशेष जी, मैं चाहूंगा कि आप स्टार्ट से बताइए कि जैसे जॉब आप कर रहे थे तो वहां से आप शुरू करके बताइए कि कैसी आपकी जर्नी रही। सो सर, जो 2006 में MBA करने के बाद जो मेरी सबसे पहली जॉब थी वो थी इंडिया बुल्स में, जिसमें मेरा फर्स्ट पैकेज था 12,500 रुपए पर मंथ। और करियर की सबसे अच्छी चीज ये रही कि थोड़ा टफ टाइम जरूर था, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो सारा सेल्स में रहा। सेल्स में काम करते करते मुझे एक्सपीरियंस मिला सिटी जैसे ब्रांड के साथ में, HDFC जैसे ब्रांड के साथ में, वोडाफोन जैसे ब्रांड के साथ में। काफ़ी अच्छा चल रहा था, अच्छा इंसेंटिव अर्न कर रहा था और करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। इन 14-15 सालों में जो मेरी लास्ट डेजिग्नेशन थी वोडाफोन में, इट वाज जोनल हेड, एंड जनरल बैंक में इट वाज रीजनल कलेक्शन हेड। सो मेरा जो लास्ट राउंड पैकेज था, ये समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपए पर साल से आई स्केल्ड अप माई सेल्फ टिल 20 lakhs ऑफ पैकेज पर एनम।
ओके, मतलब 1.5 लाख से आपकी जॉब की शुरुआत हुई थी? हाँ, 1.5 लाख पर annum, ओके, आफ्टर MBA। ओके, तो आपका मतलब ये कितने टाइम तक आपने जॉब करा ये सारा? सर 2006 से 2018। 2018। तो कैसी जर्नी लगी अपनी जॉब की? सर सेल्स की जो जर्नी होती है वो ऐसी जर्नी होती है कि आप 30 दिन दबा के काम करते हैं, दिन रात कुछ नहीं देखते, बट जब 31 तारीख को आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है तो वो आपके इंसेंटिव मिलने के बाद आपके टोटल पैकेज की 2.5 गुना 3 गुना होती है। सो वो एक दिन जब हमारा पैकेज, हमारी जो सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है ना, 29 दिन का पूरा काम भुला देती है। और जब आप उसी के हिसाब से मेहनत करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो धीरे 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 जैसे सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर से पोजीशन स्टार्ट करी, फिर HDFC में इट वाज सेल्स मैनेजर, फिर एरिया सेल्स मैनेजर, देन जोनल हेड, रीजनल हेड लेवल तक धीरे 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 करके 10-12 साल का समय लगा, बट आई स्केल्ड अप माई सेल्फ टू दैट लेवल। ओके, तो आप इतना इम्प्रेसिव प्रोफाइल है आपका, और आपने बताया कि लास्ट आपका जो पैकेज था 20 लाख का था, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया? हुआ यूं सर कि देखिए, जॉब मैं कर रहा था, बट जो मेरी खुद की जो इच्छा थी वो पिछले 8-10 सालों से हमेशा ये रही कि मल्टी करोड़ बिजनेस हैंडल में करता था, न्यू क्लाइंट्स अपनी टीम के साथ क्लोज करता था, 200-250 लोगों की टीम मैनेज करी, तो सेल्स, टीम मैनेजमेंट, सारा एक्सपीरियंस मेरे को था। तो मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि क्यों ना ये मैं अपने खुद का बिजनेस स्केल करने में लगाऊं। यही एनर्जी जो मैं क्लाइंट्स एक कंपनी के लिए सोर्स करता हूँ, यही टीम मैनेज करके जो मैं अपनी टीम से बिजनेस कराता हूँ, क्यों ना मैं अपनी टीम हायर करूँ और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। बट हुआ यूं कि सर 2017-18 के टाइम पे जो टाइम था, आई ज्वाइंड वन ऑफ द बैंक, जिसमें मैं एज अ क्लस्टर हेड ज्वाइन किया फॉर दिल्ली रीजन, ठीक है। एंड उसी समय पे क्या हुआ कि मैंने 2 नवंबर को ज्वाइन किया और 8 नवंबर से डिमोनेटाइजेशन शुरू हो गया। आई वॉज अ प्योर सेल्स गाय, बट क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय पे हमारा जो सेगमेंट था वो लोन सेल्स का सेगमेंट था। तो उस समय पे कंपनी ने पॉलिसी जो थी उस समय पे, क्योंकि रिकवरी और ये सब में थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे थे, तो सेल्स पे फोकस कम करके कलेक्शंस पे फोकस ज्यादा कर दिया। अब ठीक है सर, क्योंकि आपका पैकेज अच्छा है, सीनियर पोजीशन है, टीम है, अगर कंपनी आपको सेल्स की जगह कलेक्शंस करने के लिए बोलेगी तो आप वो भी करेंगे। बट वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि 2017 में दे आस्क्ड मी टू हेड पंजाब एंड हरियाणा। ओके, कलेक्शंस के लिए? कलेक्शंस के लिए। और 2017 में ही मतलब मैंने अपना घर लिया था नोएडा में। तो जेपीज में मैंने अपना घर लिया था, काफी इन्वेस्ट किया था घर पे। मेरा बेटा उस समय पे 3 साल का था, और उसी समय पे मेरे को जब पंजाब मूव किया, ऑल्दो इट वाज अ प्रमोशन, एक अच्छी चीज थी, बट समहाउ वो एक किक थी जो मैं जिसका हमेशा से वेट कर रहा था जॉब छोड़ने के लिए। क्योंकि आप अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी कन्विंस नहीं कर सकते सर इतना अच्छा पैकेज छोड़ करके अचानक से बिजनेस को जीरो से शुरू करने के लिए। तो बस वो एक अच्छा मौका था जो मुझे लगा कि नाउ ऑन दिस पॉइंट आई कैन कन्विंस माय फैमिली, और कॉन्फिडेंस था सर कि मैं अपना बिजनेस अच्छा कर लूंगा। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका इतना अच्छा पैकेज है और इतना अच्छा पैकेज छोड़ने वाले को समाज पागल कहता है। तो तो आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था इस पे? सर ऑब्वियसली देखिए, क्योंकि अभी तक लाइफ में कभी बाय द गॉड्स ग्रेस कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई भी कंपनी ज्वाइन की हो, कोई भी पोजीशन ज्वाइन की हो तो कभी अनसक्सेसफुल रहा हूं। फैमिली को ये तो था कि यार हर महीने अच्छा इंसेंटिव आता है, साल के एंड में अच्छी रेटिंग्स, बोनस, सब कुछ आता है, तो काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं था। बट एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है कि आप स्टेबिलिटी छोड़ के और एक नई चीज में घुसते हैं, तो वो चीज थी। थोड़ा सा सर उनका था, बट यस, मी, माई वाइफ, माई मदर, एवरीवन डिसाइडेड कि हाँ चलो ठीक है। जब उन्होंने देखा कि नाउ ही इज स्टबर्न और इसको अब करना ही है बिजनेस, देन एवरीवन स्टार्टेड सपोर्टिंग कि चलो ठीक है भाई, करो, जो भी सपोर्ट होगा विल डू। ओके, तो ये भी एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई थी। मैंने भी 9 साल TCS में काम किया था। मुझे तो कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया था अपनी फैमिली को बट ये चीज़ अच्छी है कि आपकी फैमिली जल्दी कन्विंस हो गई। फैमिली कन्विंस हो गई। इनफैक्ट माई वाइफ इज सपोर्टिंग मी इन दी बिजनेस। एंड थोड़ा सा अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं तो ये जो फर्म है HR मैनपावर, ये मैंने अपनी वाइफ के लिए शुरू करी थी 2013 में। ओके। क्योंकि यस, बट क्योंकि उस समय पे 2013 में हमने फर्म शुरू करी, 2014 में मेरा बेटा हुआ, एंड उसी समय पे मुझे वोडाफोन में दिल्ली से मूव करके लखनऊ में बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, ये जो बिजनेस था वैसे भी शी वाज टेकिंग इट एज अ पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ थिंग,
तो उस समय पे 18, 20, 10, 15 हजार रुपए पर मंथ के लेवल पे ये चल रहा था। तो उस लेवल पे ये बिजनेस चल रहा था। तो क्योंकि वो बिल्कुल जीरो पे नहीं था, हम लोग उसको पिछले 4-5 साल में थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट एक्सपीरियंस ले चुके थे। तो Okay. अब 2018 में आकर के नए क्लाइंट सेट करके उसको स्केल अप करना एक चैलेंज था, जो कि फिर हमने उसको डिसाइड किया कि हमको करना है। ओके मतलब ये मेरा एक्चुअली यही क्वेश्चन था कि आपने एचआर ही क्यों स्टार्ट किया, तो आपने रीजन ही बता दिया कि क्योंकि आप पहले से ये कर रहे थे सारी चीजें। हाँ, 2013 से हम लोगों ने एक फर्म क्रिएट कर दी थी। ओके तो फिर आपकी एचआर कंसल्टिंग जर्नी के बारे में बताइए कुछ। तो सर ये एचआर कंसल्टिंग हमने जो शुरू करी 2013 में, जैसा मैंने बताया, एंड माय वाइफ वाज फ्रॉम एचआर बैकग्राउंड। सो मैंने उसको बोला कि यार मैं तो जॉब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, एटलीस्ट तुम जॉब छोड़ के एक बिजनेस शुरू करो। अच्छा पहले आपने उनका जॉब छुड़वा दिया। Yes, she was the HR recruiter with Quattro BPO. She was at a senior position over there. So Okay. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो सेल्स स्किल्स हैं, अगर मैं इसको नए क्लाइंट्स और ये सब चीज ला करके दूं और कंबाइंड विद हर एफर्ट्स, तो ये मिलजुल करके हम एक अच्छा कर सकते हैं। तो सर 2 जने अपनी जॉब छोड़े, इसकी बजाय में पहले एक छोड़े, बट समहाउ क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे, मूवमेंट्स काफी रहे, छोटा बेटा था, वो उतना टाइम नहीं दे पा रही थी, और नए क्लाइंट्स को लेके आने के लिए और वो सब चीज करने के लिए थोड़ा सा मेरे को उसमें ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत थी, जो मैं जॉब के साथ में नहीं कर पा रहा था। मैं ऑनेस्टली उसको बिल्कुल भी टाइम दे नहीं पा रहा था। सो फिर 2018 में जब मैंने जॉब छोड़ी, तो फिर धीरे 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 करके जितने भी लिंक्स थे उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया, मिलना, लिंक्डइन पे कनेक्ट करना शुरू किया, और आज हमारे पास HDFC, IDFC, कोटक, जना, शुभम हाउसिंग, सारे अच्छे ब्रांड जितने भी बैंकिंग NBFC इंडस्ट्री के हैं, आज हम उनको कैटर कर रहे हैं। माय गॉड, इस बात के लिए तो भाई लाइक बनना चाहिए जो भी वीडियो देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं आपके पास में। तो अब आपका एचआर का बिजनेस जो मुझे सुनने में आ रहा है कि बहुत शानदार चल रहा है, तो अब ये बाकी कंटेंट राइटिंग में आप कैसे आ गए? सर हुआ ये कि 2018 में जब जॉब छोड़ के और फिर HR को मैंने फुल टाइम स्केल अप करना शुरू किया, तो मेरा जो पैकेज था, हम उसको 2019 के लास्ट, मतलब 2020 के आसपास में मैंने जो 20 लाख का पैकेज छोड़ा था, 2 साल में अपने पैकेज से ज्यादा मैंने उस बिजनेस को स्केल कर दिया। मतलब मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 2, 2.25, 2.5 लाख रुपए पर मंथ आ रहा था। ओके। बट जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 मार्च में लॉकडाउन हुआ, मेरे ख्याल से 21 या 22 मार्च को हुआ था, और जिस समय पे लॉकडाउन हुआ उस समय पे एकदम हेवाई सिचुएशन थी, किसी को कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। पहले 15 दिन के लिए हुआ शायद, फिर और 15 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ, करते 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 में जो लॉकडाउन है इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, कोई भी विजिबिलिटी नहीं थी किसी के पास कि कितने दिन चलेगा, तो उस समय पे हायरिंग एकदम बंद हो गई थी सर। ओके। मतलब जितने भी क्लाइंट्स थे मेरे पास 10-12, एक आध पोजीशन कभी आ गई तो आ गई, वरना सबका ये था कि बॉस हमारे पास खुद इस समय पे ओवर स्टाफिंग है, हमारे पास पूरी सेल्स फोर्स खुद खाली पड़ी हुई है, अगर आप इनको कहीं लगवा सकते हो तो लगवा दो। बट हर कंपनी में ये सिचुएशन थी कि हायरिंग एकदम बंद हो गई थी। तो फिर जब ऐसा हुआ सर कि हम लोग ने अप्रैल, मई, जून 2-3 महीने इसका वेट किया, बट वो एक टाइम ऐसा आने लगा कि सर वो डेट वाज काइंड ऑफ डिप्रेसिंग स्टेज। जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आए, आपने उसमें कैपिटल भी इन्वेस्ट करी, 2 साल इन्वेस्ट करे, आप प्रॉफिट कमाने लगे, वहां से अच्छा कमाने लग गए। जहां आपको लगा कि आप थोड़ा सा सेटल हुए, लाइफ ने आपको फिर एक हिट दिया और पूरा डिमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन और ये सारी सिचुएशन उस समय पे हो गई। फिर क्योंकि मैं 2016 में मैंने अपना कुछ ब्लॉग स्टार्ट करे थे, उनको मैं पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ में सीख भी रहा था। मतलब मैं रात को यूट्यूब से देख करके अपने खुद ब्लॉग्स क्रिएट करना शुरू कर चुका था उस समय पे। ओके, मतलब 2016 में ही आपने ब्लॉगिंग चालू कर दी थी? हाँ। तो क्यों करी थी, मतलब रीजन क्या था उसका? सर देखिए, होता क्या था कि जैसे ऑफिस से थक के आए, आप यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें एड्स आते हैं पैसिव इनकम अर्न करने के लिए ब्लॉगिंग। सो इट वाज अ काइंड ऑफ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो कुछ एड्स वगैरह ने ही शायद मेरी लाइफ बदली, जिसमें मुझे लगा कि जैसे ब्लॉगिंग है, क्या है भाई, चलो देखते हैं। तो कुछ वीडियोस पे क्लिक किया, उनके वीडियो से पता चला कि हाँ ब्लॉगिंग होती है, वर्डप्रेस से होता है, कमाने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो पता चला एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, एडसेंस एक बहुत अच्छा तरीका है, बट उसके लिए आपको ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक के लिए आपको कंटेंट आना चाहिए, कंटेंट के बाद आपको एसईओ आना चाहिए। तो ये एक पूरी चेन थी। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जॉब के साथ में मैं उतना समय तो नहीं दे पा रहा था, बट हाँ रोज का आधा घंटा, हफ्ते में 3-4 घंटे, 2-3 घंटे दे करके मैं उसको कर रहा था। बट यस, वो उतना प्रोफेशनली और उतना एग्रेसिवली नहीं हो पा रहा था, बिकॉज सीनियर पोजीशंस थी जॉब में और उसके अपने अलग चैलेंजेस थे।
बट हाँ ये था कि सर 2016 से 2020 तक जो मैं कर रहा था, करते 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 में मेरे जो ब्लॉग्स थे ठीक ठाक ट्रैफिक कमाने लग गए थे, और अच्छा खासा उसमें ट्रैफिक के साथ में जिसे कहते हैं कि एफिलिएट इनकम, एडसेंस इनकम भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी एक्सपीरियंस को अब मैं यूज करूं अपनी फैमिली की अर्निंग्स को बढ़ाने में, जो कि क्योंकि एक मैन पावर बिजनेस तो इस समय पे स्टेक पे था, हायरिंग्स कहीं से आ नहीं रही थी। सो फिर मैंने स्टार्ट करी सर डिजिटल विशेष। ओके, आई स्टार्टेड अगेंस्ट वही जो मेरी सेल्स स्किल्स थी यूज करी। आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू ब्लॉगर्स, आई साइंड अप फॉर फाइवर, फ्रीलांसर, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स है उनको साइन अप किया। फेसबुक पे गए, वहां पे साइन अप किया, कर करके क्लाइंट्स को लाना शुरू किया और फ्रीलांसिंग टीम को अपने साथ जोड़ता गया। और फिर हम लोग कंटेंट राइटिंग और एसईओ सर्विसेज में एंटर हुए और डिजिटल विशेष को हमने 2020 से खड़ा करना शुरू किया। ओके, तो ये आपने करना चालू किया, तो आपने फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने कहा कि कंटेंट राइटिंग में आपने क्लाइंट्स ढूंढना चालू किए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर देखिए, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट एक अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए रहा क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। ठीक है, आप किसी भी अच्छे बड़े ब्लॉगर को अप्रोच करें और वो ब्लॉगर को आप कंटेंट राइटिंग के लिए पिच करें, तो आपके पास अपना कुछ पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए। अगर आप किसी ब्लॉगर को बोलते हैं कि वट एवर कंटेंट आई एम क्रिएटिंग इज अर्निंग $300 फॉर मी पर मंथ, वो $400-500 मुझे कमा के दे रहा है, तो आप वो एक ऐसी लीड मैग्नेट है कि वो ब्लॉगर आपको कांटेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स पे हम लोग जाते हैं, केवल चैटिंग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, बट आई यूज दैट फेसबुक ग्रुप टू स्टार्ट माई बिजनेस। अपने उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने फेसबुक पे जाकर के कंटेंट लिखा, एसईओ लिखा, इस तरीके से जब लिखा और ग्रुप्स पे गया तो वहां पे नीड कंटेंट राइटर्स रिक्वायर्ड, कंटेंट राइटिंग जॉब्स, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स थे वहां पे। जब मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग अपनी डेली जॉब रिक्वायरमेंट्स को पोस्ट करते हैं, कंटेंट राइटर्स को सर्च करते हैं। फाइवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स दिए। तो ये एक्चुअली कंटेंट राइटिंग में, बीच में सॉरी टोक रहा हूं आपको, कि कंटेंट राइटिंग से सबको पता है कि इस तरीके से ढूंढा जाता है, तो प्राइजेस तो बहुत कम मिलते हैं। मतलब लोग मुझे बोलते हैं 10-10 पैसे में भी कंटेंट राइटर लिखने के लिए तैयार होते हैं, तो इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सर देखिए, कंटेंट राइटिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि सर जिस समय पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास अपना कोई खुद का पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब अगर आपसे क्लाइंट बोले कि ठीक है सेंड मी योर सैंपल्स, मुझे अपने सैंपल्स भेजो, तो जब कोई आपसे सैंपल मंगाता है तो वो देखता है कि आपने उसको कंटेंट को कैसे लिखा है, कीवर्ड्स कैसे यूज किए हैं, वो देखता है कि ये कंटेंट जो है ये गूगल ने इंडेक्स भी किया है कि नहीं किया। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे राइटर्स अपने जो सैंपल्स भेजते हैं वो गूगल में डी इंडेक्स हो जाता है बाद में, बिकॉज वो कंटेंट या तो घटिया है या उस कंटेंट की ऐसी क्वालिटी नहीं है। और अगर आपका कंटेंट रैंक कर रहा है, वेल रिटर्न है, अच्छे से उसको आपने पूरा सेट किया है, हेडिंग सब हेडिंग सब कुछ बनाया है, तो सर आपको पैसा मिलेगा। बट अगर आप अपना पहला कंटेंट लिख रहे हैं, आपने कभी आज तक कोई प्रोफेशनल कंटेंट नहीं लिखा, तो मैं बोलता हूँ 10 पैसे नहीं, अगर आपको फ्री में भी कोई अच्छा ब्लॉगर अपना कंटेंट लिखने के लिए देता है तो आप उसको लिखिए, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और फिर उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आगे और लोगों को पिच कीजिए। पैसा तो सर अपने आप आएगा, पहले आपको स्किल्स, सबसे पहले स्किल डेवलप करनी है। ओके, तो कंटेंट राइटिंग में आप कितना चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स को? आज की डेट में सर जो मैं कंटेंट लिखता हूँ मैं ₹3 से कम नहीं लेता। ₹3 पर वर्ड? यस सर, मेरा जो निश है वो टेक्निकल निश है। आई राइट ऑन होस्टिंग रिव्यूज, आई राइट ऑन SaaS प्रोडक्ट्स। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी होस्टिंग प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूँ तो मैं उसको पूरा हफ्ते भर उसकी होस्टिंग का अप टाइम चेक करूंगा, स्पीड चेक करूंगा। मेरा जो कंटेंट है सर वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है, जिसके लिए मुझे कम से कम ₹3 चाहिए। बट मेरे पास जो टीम है, जो हम रनिंग कंटेंट लिखते हैं, रिपीटेड कंटेंट लिखते हैं, या ऐसा कंटेंट जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च या इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मिनिमम जो हम लोग चार्ज करते हैं वो ₹1 पर वर्ड चार्ज करते हैं। ओके, मिनिमम अगर टीम लिखती है तो ₹1 और अगर आप पर्सनली लिखते हैं तो ₹3 पर वर्ड चार्ज करते हो। दिस इज प्राइसिंग करना सर ऐसा कुछ सेट नहीं होता। सब चीज होती है कि आपके पास क्लाइंट कैसा है, टोटल बिजनेस कमिटमेंट कितना है। लेट्स सपोज अगर मुझे कोई क्लाइंट बोलता है कि मैं आपको 3000 वर्ड्स पर डे दूंगा, ठीक है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो ऐसे में आप प्राइसिंग को ऑब्वियसली नेगोशिएट करेंगे बिकॉज ये रिपीटेड बिजनेस है। बट आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है मुझे सिर्फ एक कंटेंट लिखाना है, वो भी 5000 वर्ड्स का लिखवाना है,
और उसके बाद रेगुलर बिजनेस का कोई कमिटमेंट नहीं है। सो जब ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसपे आपको कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस की उम्मीद नहीं है, तो वहां पे फिर आप प्राइसिंग में ज्यादा नेगोशिएशन और डिस्काउंट्स नहीं करते। मतलब मुझे तो यही विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना पैसा, एक्चुअली जब बात भी करी थी, जब मुझे आपने बताया था कि इतना पैसा दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे रहे हैं और भाई के पास प्रूफ्स भी हैं जो आगे हमें दिखाएंगे विशेष भाई। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। लोग क्या करते हैं, कंटेंट राइटिंग को सबसे छोटा काम समझते हैं, पर कंटेंट राइटिंग में से भी पूरा का पूरा विशेष जी को ने के बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिससे वो पैसे कमा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग से भी वो बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं और आप इस वजह से नहीं कमा पा रहे हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि आपको पहले एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस गेन करते 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 विशेष जी ने भी जैसे बताया 2016 से खुद के लिए लिखना चालू किया था, तब जाके जो 2020 में इन्होंने जब सर्विसेज चालू करी तब इनको शुरू से ही अच्छा पैसा मिलना चालू हो गया। अब विशेष भाई ये बताइए कि कोई अगर बंदा है ये वीडियो देख रहा है और उसको आपसे इंप्रेस होके वो कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स ढूंढना चाहता है, तो वो क्या करे? सर देखिए, अगर कंटेंट राइटिंग के आपको क्लाइंट्स चाहिए तो 3-4 अच्छे मीडियम्स हैं। आप साइन अप कर सकते हैं फाइवर पे। फाइवर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां पे जाइए, अपने गिग्स क्रिएट कीजिए, अपनी सर्विसेज को डालिए, अपने रेट्स को डालिए और जो भी बायर्स होंगे वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। देखिए, एकदम से डे 1 पे आपने जाके गिग क्रिएट किया, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। सो आपको पेशेंस थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है freelancer.com। freelancer.com पे आप भी क्लाइंट्स वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं, आप जाकर के क्लाइंट्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं उनको। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जैसे मैंने पहले बताया, फेसबुक ग्रुप्स पे जाइए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको जेन्युइन बायर्स मिलेंगे। डेफिनेटली वहां पे कुछ फेक भी मिलते हैं, बट हम लोग क्या करते थे कि हम ऐसे ही क्लाइंट्स को पिच करते थे जहां से एटलीस्ट 50% एडवांस हमको मिल जाए। ठीक है, या फिर अगर वो हमको एडवांस नहीं देना चाहता तो हम शुरू के जो कुछ ऑर्डर्स थे वो फाइवर के थ्रू रूट कराते थे। मतलब फाइवर क्या होता है, फाइवर क्लाइंट से पैसा ले लेता है और जब आप डिलीवरी देते हैं तो वो आपको पैसा दे देता है, बट आपके पास श्योरिटी रहती है कि जब आपने डिलीवरी दी क्लाइंट को तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपको पैसा एटलीस्ट मिलेगा। तो आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। एक और जो तरीका है सर वो है ब्लॉगर्स आउटरीच। जैसे सपोज कीजिए मेरा जो निश है सर वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में भी बेसिकली जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, वेब होस्टिंग, रिव्यूज। सो मैं क्या करता हूँ सर कि जो कीवर्ड्स मेरी खुद की स्पेशलिटी है वो कीवर्ड्स में लेट्स सपोज गूगल पे डालता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग अ रिव्यू बनेगा गूगल पे ये है ना, एक बार आप है ना डाल के दिखाओ, क्योंकि विशेष भाई की साइट रैंक कर रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप दिखा भी पाए मुझे। ये देखिए सर, मैंने भी डाला है होस्टिंग द रिव्यू 2022। आप देखेंगे चीप एंड बेस्ट होस्टिंग जो है मेरा रिव्यू इस समय पे फर्स्ट रैंक कर रहा है। और बड़े बड़े जो और वेबसाइट्स है, क्रेजी एग, वेबसाइट प्लैनेट, WP बिगनर, ब्लॉगर्स पैशन, इन सब से भी ये ऊपर रैंक कर रहा है। ब्लॉगर्स पैशन अनिल अग्रवाल जी की साइट है जो बहुत बड़े ब्लॉगर हैं इंडिया के, और चीप एंड बेस्ट होस्टिंग.com जो है वो विशेष जी की साइट है। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक चीज मैं और ऐड करूंगा विशेष जी की, जैसे ये बोल रहे थे कि पैसा कई बार क्या होता है कि क्लाइंट नहीं देता है, पैसा नहीं दे रहा है पर आपको एक्सपीरियंस तो दे रहा है कम से कम लिखने का। तो डरो मत उस चीज से, उसकी पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि विशेष जी ने जब आर्टिकल लिखा तो ऐसा, अब जब ये एग्जाम्पल दिखाएंगे कि देखो भाई ये मैं कर रहा हूं, मेरी साइट रैंक हो रही है, तो आप मेरे पास भी आओगे ना तो मैं 3 रुपए देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस बंदे को पूरा आइडिया है आर्टिकल लिखने का। मैं आपको सर एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही होस्टिंग का रिव्यू रैंक कर रहा है, वैसे ही होस्ट अर्माडा रिव्यू चीप एंड बेस्ट का रैंक करता है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स है कोई रिवील करना नहीं चाहता है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि कीवर्ड्स को रिवील करने से मेरा कुछ खास नुकसान होगा नहीं, और अगर किसी का फायदा होता है तो कोई नुकसान मेरा भी नहीं है। सो जैसे हम लोगों को लगता है कि होस्टिंग का रिव्यू, हमने होस्टिंग का रिव्यू डाला। अब होस्टिंग का रिव्यू डालने के बाद सर मैं ये देखता हूँ कि मेरे इस निश में कितने ब्लॉगर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग होस्टिंग के ऊपर लिख रहे हैं। जैसे नेक्स्ट सेकंड पेज पे आ रहा है, मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है जैसे क्रेजी है, फिर आ रहा है जैसे ब्लॉगिंग बीट्स, वेबसाइट प्लैनेट, WP बिगनर। इससे मुझे समझ में आता है कि ये मेरी निश के लोग हैं। ठीक है, अब मैं इनके किसी भी तरीके की होस्टिंग का रिव्यू लिखवा सकते हैं, किसी भी वर्डप्रेस से रिलेटेड, प्लगइन से रिलेटेड रिव्यू लिखवा सकते हैं। तो जब मैं इनके पास अपना सक्सेस स्टोरी लेके जाऊंगा कि बॉस
आप गूगल पे डाल के देखिए होस्टिंग द रिव्यू, और होस्टिंग द रिव्यू 2022 पे मेरी साइट रैंक करती है, और ऐसे 10 कीवर्ड्स जब मैं उसको दूंगा तो उसको मेरी राइटिंग स्किल्स पे सर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब वो ये नहीं पूछेगा कि आपको कंटेंट आता भी है लिखना कि नहीं आता है। अब बात होगी कि बॉस आप पैसा कितना लोगे। और सर देखिए, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, इसमें अगर लेट सपोज मैंने किसी से 3 रुपए लिए, ठीक है, पर वर्ड, और 3,000 रुपए का मैंने रिव्यू बनाया, तो उसने मुझे कितने दिए सर? 9,000 रुपए। बट बिलीव मी सर, होस्टिंग में और वर्डप्रेस प्रोडक्ट्स में इतना अच्छा एफिलिएट पे आउट है कि इस आर्टिकल को रैंक कराने के बाद अगर उसकी 2 होस्टिंग भी बिक गई तो फर्स्ट मंथ में ही उसका पैसा निकल आना है। सो अगर आपको कोई अच्छा राइटर मिलता है जिसके पास ऐसी स्किल्स हैं कि वो खुद का कंटेंट रैंक करा पा रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको चांस जरूर देंगे। यस यस, बिल्कुल सही बात कही। ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बात हो गई। अब इसके अलावा आप और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे आप पैसे कमाते हैं? तो सर देखिए, मैन पावर कंसल्टिंग तो मैंने आपको बताई। मैन पावर कंसल्टिंग इज माय मेन बिजनेस टिल नाउ, बट अब डिजिटल विशेष को हम स्केल करते जा रहे हैं। मैन पावर बिजनेस, जैसा मैंने बोला, नाउ आई हैव हैंडेड ओवर इट टू माय वाइफ। मतलब जो नए क्लाइंट्स हैं, नया बिजनेस ला करके मैं उसको देता हूँ, और वो पूरी जो टीम है वो उसको डिलीवर करती है। मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो न्यू बिजनेस, क्लाइंट इंट्रैक्शन, या कभी कोई बिलिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो वो करने का। उसके बाद डिजिटल विशेष में हमने जो सबसे पहले स्टार्ट करी थी वो कंटेंट राइटिंग से करी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसईओ सर्विसेज देना शुरू किया। फिर लेवल 3 पे हम लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाना शुरू किया। तो ये 3 सर्विसेज जो हैं वो डिजिटल विशेष से हम प्राइमरीली प्रोवाइड कराते हैं। Okay. इसके अलावा जो मेरे खुद के ब्लॉग्स हैं, वो खुद के जो ब्लॉग्स हैं उनकी एफिलिएट इनकम का अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ब्लैक फ्राइडे पे वी अर्न मोर देन 3 लाख रुपीस केवल एक हफ्ते में अफिलिएट इनकम से। प्योर एफिलिएट इनकम से। अफिलिएट इनकम से 3 लाख रुपए आपने एक हफ्ते में कमाए? हाँ सर, ब्लैक फ्राइडे वाले दिन पे। अच्छा। तो यही जैसे मैंने आपको बताया, चीप एंड बेस्ट होस्टिंग है, इस पे होस्टिंग रिव्यूज हैं काफी सारे, प्लगइन्स हैं, SaaS प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी 2-3 और निश साइट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी रैंक करी। ब्लैक फ्राइडे पे मैंने एक और निश साइट बनाई थी, सो वो भी उस समय पे रैंक करी। तो ब्लैक फ्राइडे के अराउंड उस समय पे अच्छा अर्न किया। बाकी ये जो रिव्यूज है ये आज भी रैंक कर रहे हैं, एंड इस समय पे जो मेरी एफिलिएट इनकम है लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख तो कंसिस्टेंटली है ही है पर मंथ की। ओके, ठीक है। तो अब इसी से ही हम आ जाते हैं विशेष जी कि जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे जनता के लिए, कि आप सीक्वेंस वाइज बताइए कि सबसे पहले तो आपने बताया कि आपका एचआर का जो बिजनेस है उससे आप कितना रुपए अर्न कर रहे हैं? एचआर से सर देखिए, अगर मैं अपनी नेट इनकम बताऊं, जिसको कि प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि लोग जनरली अपना सिर्फ रेवेन्यू बताते हैं, सो अगर मैं वैसे बताऊं तो मेरा जो रेवेन्यू है वो अराउंड 6 लाख रुपीस पर मंथ है। बट स्टाफ सैलरी, उसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, जैसे नौकरी, शाइन, इंडीड, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आपको लेने पड़ते हैं, सो वो सब काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट रहता है वो रहता है करीब करीब 2.5 लाख 3 लाख के आसपास। ठीक है। लोअर साइड में अब जैसे फिर से कोरोना सिचुएशन, लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा ड्रॉप हो, तो लगभग 200, आप 2 से 3 के बीच में उसको लेके चलिए। ठीक है। और अब कंटेंट राइटिंग में अगर हम आए तो डिजिटल विशेष से सर एक्सक्लूसिवली कंटेंट राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो हम लोग इस समय पे अराउंड 5000 वर्ड्स पर डे प्रोड्यूस करते हैं कंटेंट। और डिजिटल विशेष पे जो हमारा टोटल इस समय पे रेवेन्यू है वो है अराउंड 3 से 3.5 लाख रुपए। 3 से 3.5 रेवेन्यू बता, हाँ, ये मैं आपको रेवेन्यू बता रहा हूँ, ये मेरी सेल्स है। ओके। इसमें जो इनकम अगर मैं लेके चलूं तो सर मेरे ख्याल से 140-150 के आसपास नेट इनकम रहेगी। ओके। इसके अलावा अफिलिएट सेल्स से अलग है? एफिलिएट सेल्स ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, जो ओकेजनल सेल्स होती हैं, जो जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया, न्यू ईयर सेल हो गया, इस टाइम पे वो जो सेल है वो 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख तक जाती है। और नॉर्मली जो एफिलिएट सेल्स रहती है वो रहती है करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा सर मैंने अभी जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका था, हम लोगों ने अभी एडसेंस भी शुरू किया। ठीक है, एडसेंस में अभी तक उतना ज्यादा उस पर वेटेज देता नहीं था, मेरा प्योर फोकस एफिलिएट पे ज्यादा होता था। बट अभी मेरी एडसेंस की भी जो इनकम है वो $200 के आसपास पहुंच चुकी है। ओके, जो सबसे कम इनकम है अभी आपकी एडसेंस है। यस, बट हाँ, एडसेंस जो है सर वो स्केलेबल है। हाँ। अब आपने उसको अगर आज फोकस करना शुरू किया है पिछले 3-4-5 महीने से, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, क्योंकि सीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, सीटीआर ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत सारी चीजें जो अभी चल रही हैं। हाँ। बट जो साइट्स का जो ट्रैफिक है जिसपे हमने एडसेंस लगाया है, उन साइट्स का ट्रैफिक मेरे ख्याल से लगभग 3 लाख का ट्रैफिक पर मंथ का है। बाय गॉड, बहुत सही। हाँ, यस, सो 3 lakhs के आसपास का लगभग ट्रैफिक है। तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे ट्रैफिक और इम्प्रूव होगा और
हम भी एडसेंस को उसके साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी जो कंट्री है ये देख रहे हैं कि कैसे हम यूएस से ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, यूके से ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। सो उस तरीके के कंटेंट पे फोकस करके उसको बढ़ाना शुरू कर रहे हैं सर। ओके, तो अब मैं एक चीज जो पूछना भूल गया था कि आपके टीम मेंबर कितने हैं जो पूरी टोटल टीम काम करती है? ओके, तो सर अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डेट में मेरे पास है 14 रिक्रूटर्स एचआर मैन पावर में। ठीक है, me and my wife are excluding. I am only talking about the team. So 14 people are there in the consulting business, HR consulting. And जो डिजिटल विशेष है उस वो भी छोटी टीम है, 5 लोगों की टीम है। उसमें 4 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स फॉर एसईओ एक्सपर्ट्स, और एक डेडिकेटेड वर्डप्रेस डेवलपर है। ओके, 5 लोग उसमें, तो टोटल 19 लोगों का स्टाफ है। 19 लोगों की पूरी आपकी टीम है, 19 लोगों को विशेष जी रोजगार भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले ये नौकरी कर रहे थे और आज जब ये बिजनेस में आ गए हैं तो आप खुद कमाई जो कर रहे हैं वो अलग चीज है, पर 19 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है जो कि आगे भी बढ़ेगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि अगर कोई नया बंदा है और वो कंटेंट राइटिंग से पैसे कमाना चाहता है तो आप उसको क्या टिप देंगे? अगर सर कोई कंटेंट राइटिंग से पैसे कमाना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो टिप दूंगा सर वो मैं ये दूंगा कि सीखो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि जो राइटर्स होते हैं, जैसे हमको भी बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि सर वी वांट टू एसोसिएट विद यू, हम आपके लिए लिखना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ आप किस निश पे लिखते हो, तो वो बोलते हैं सर मैं सारे निश पे लिखता हूँ। मैं फार्मा पे भी लिखता हूँ, मैं ऑटोमोबाइल पे भी लिखता हूँ, मैं टेक्निकल पे भी लिखता हूँ। हाँ। ठीक है, आज की डेट में सर मुझे 3 रुपए इसलिए मिलते हैं पर कंटेंट क्योंकि मैं टेक्निकल पे लिखता हूँ। आप मुझसे किसी भी होस्टिंग, किसी भी वर्डप्रेस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैंने इतने प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर लिया। मेरी साइट पे आज की डेट में 300 से ऊपर कंटेंट है। ठीक है, और ये एक साइट है जो मैं डिस्क्लोज करता हूँ। इसके अलावा कुछ और साइट्स हैं जो माइक्रो निश साइट है एफिलिएट्स पे, जो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज, बट मेरा जो फोर्टे है, मेरी जो एक्सपर्टीज है सर वो टेक्निकल है। और टेक्निकल में क्योंकि मेरे को एक अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर चुका हूं, तो उसी से रिलेटेड क्लाइंट्स, उसी से रिलेटेड सक्सेस, और फिर धीरे धीरे उसी को स्केल अप करके आपके लिए पैसा कमाना आसान होते जाता है और अच्छा पैसा आता है। जब आप बहुत सारे निशेस पे फोकस करते हैं तो अल्टीमेटली आप एंड अप करते हैं कुछ भी एक्सपर्टीज आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो टिप है सर वो ये है कि अपना एक स्किल सेट डेवलप कीजिए, अपना एक निश डिसाइड कीजिए कि मैं किस पे लिखूंगा, मैं टेक्निकल पे लिखूंगा कि मैं मैथोलॉजिकल लिखूंगा, जो भी लिखूंगा। सेकेंडली, उसको लिखने के बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस लैंग्वेज में जाना है। ऐसा नहीं होता कि मैं हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती हर लैंग्वेज में लिखूं। इफ यू वांट टू गेट गुड मनी, फोकस ऑन इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेजेस में पैसा नहीं मिलता है सर, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हिंदी कंटेंट के लिए लोग हमको अप्रोच करते हैं, हमको 20 पैसे जैसा आपने बोला वही ऑफर करते हैं, बट सर हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट क्रिएट नहीं करते। सो सेकंड चीज होगी इंग्लिश। थर्ड टिप मैं आपको दूंगा कि अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट गुड क्लाइंट्स एंड इफ पॉसिबल क्लाइंट्स फ्रॉम यूएस, यूके, अच्छी ऑस्ट्रेलिया, अच्छी जो कंट्रीज है वहां से, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनका बजट सर टू बी वेरी ऑनेस्ट 10-10 रुपए पर वर्ड तक भी रहता है। उनको पैसे से ज्यादा क्वालिटी चाहिए। सो अगर आपको क्वालिटी देने, आपको अगर कॉन्फिडेंस है अपनी कंटेंट राइटिंग पे, तो आप वो चीज कर सकते हैं। थर्ड फाइनल जो टिप दूंगा सर, अगर आप कंटेंट राइटर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, फ्री टूल्स पे भरोसा करने की बजाय में आप प्रोफेशनल ग्रामरली लीजिए, कॉपीस्केप लीजिए, और भी एसईओ टूल्स जैसे है सेमरश है, एचरेफ्स है, वो लीजिए, सो दैट आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कंटेंट प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के साथ आया हो, उसमें बिल्कुल भी प्लेजरिज्म ना हो, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ये सारी चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तो बाय द टाइम आपको डेफिनेटली पैसा आने लगेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो पैसा मत देखिए, एक्सपीरियंस देखिए। एक्सपीरियंस, लिखना शुरू कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। शुरुआत तो कीजिए हुजूर। शुरुआत तो कीजिए, बस यही है। तो विशेष जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच, सेम है। हाँ, और ये वीडियो से बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर। ओके तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही हम एंड करते हैं। और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल और मैं इस चैनल पे ब्लॉग रिव्यूज, ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताता हूं, जिसमें मैं ब्लॉग रिव्यूज भी करता हूं। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं दीपावली ब्लॉग रिव्यू पवन अग्रवाल पार्टिसिपेट। हमारी साइट दीपावली एसईओ टिप्स आपको मिल जाएगी। प्लस इस चैनल पे फ्री ब्लॉगिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और सब कुछ फ्री है, तो उसको भी चेकआउट जरूर करिएगा। और आप अगर यहां तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, इतना लंबा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हाथ जोड़कर थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।